तो कैसे हो मेरे दोस्तों। राधे राधे आप सबको। वेलकम बैक टू द कूल स्कूल। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। सिर्फ उसी के बारे में नहीं, हर बार की तरह हम यहाँ भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे और टहलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें जितना ज़्यादा हो सके एक एक टर्म की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बैंक की कैपिटल से शुरू करते हैं। बैंक कैपिटल इज द बैंक्स ओन मनी, नॉट डिपॉजिट्स. It exists to absorb losses, protect depositors, keep the financial system upright during stress. तो बेसिकली बैंक का कैपिटल वो सब कुछ है जिससे एक बैंक अच्छी तरीके से चल सकता है बिना किसी रुकावट के, राइट? Now Basel 3 divides capital based on loss absorbing strength from strongest to weakest. Cool. अब बेसल क्या है उसके बारे में भी हम धीरे धीरे एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि ये बेसल जो है वो बैंक के कैपिटल को किन चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड करता है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आती है, टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल। टीयर वन कैपिटल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल एंड एडिशनल टीयर वन कैपिटल। और इसके बारे में आगे मैंने लिख के रखा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल, then comes AT1 capital, and then comes tier 2, and combine all of this makes the total capital CET1 plus AT1 plus tier 2 capital. Cool. Now let's move forward. So basically Basel आया कहाँ से? बेसल बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है जहाँ पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक इंटरनेशनल ग्रुप बना था। बिकॉज बहुत सालों पहले 1978 या 74 के आसपास बहुत सारे बैंक्स जो फेल हो चुके थे, तो जो सेंट्रल बैंक्स थे दे केम अप ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस जिससे बैंक स्ट्रांग बन सके और उतने ज़्यादा फेलियर्स ना हो सके जो उस टाइम पर हो रहे थे। सो बेसिकली उसके अलग अलग वर्जन आए, बेजल वन, बेजल टू, बेजल थ्री। बेजल थ्री बेसिकली अभी आया था रिसेंटली, जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। लेमन ब्रदर्स एक करके बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था यूएस का। सो बेसिकली व्हाट दे डिड इज उन्होंने बहुत ही इजीली लोगों को हाउसिंग लोन्स दे देते हैं। उसको बोलते हैं सब पार लेंडिंग। मतलब इतने ज़्यादा इजीली वो लोगों को लोन्स दे रहे थे, हाउसिंग लोन्स के, हर किसी के पास अब हाउसिंग लोन था। अब हर कोई हाउसिंग लोन ले रहा है, तो उन्होंने घर खरीद लिया। अब हुआ क्या कि इतने ज़्यादा लोगों के पास घर हो गए कि उनके खरीदार बचे ही नहीं। अब खरीदार बचे ही नहीं, तो जिस इंसान ने फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का घर खरीदा था, अब उसके घर की वैल्यू ही 5 करोड़ हो गई है। तो जिसने 10 करोड़ के घर के लिए लोन लिया था, वो लोन क्यों ही वापस करेगा? वो बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, तुम्हें अगर वापस से मेरा हाउस अपने पास रख लेना है तो रख लो। तो ऐसी अब बैंक्स कितनों के घर रखेंगे और घर रख के करेंगे क्या? क्योंकि अगेन मार्केट में कोई परचेजर तो है नहीं, कोई बायर तो है नहीं। तो इस वजह से ये पूरा एक इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया था। इस वजह से बैंक्स फेल हो गए थे। अब बैंक्स फेल हो गए थे तो बैंक्स को जिन कंपनी ने इंश्योर करा था वो इंश्योरेंस कंपनीज भी फेल हो गई। तो इसी तरीके से एक रिपल इफेक्ट हुआ, डोमिनो इफेक्ट हुआ, और चेन रिएक्शन के चलते चलते ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। बिकॉज ऑफ कोर्स यूएस बहुत ज़्यादा पावरफुल हमेशा से रहा है, इस वजह से बाकी कंट्रीज में भी इशू देखा गया। इसीलिए बेसल थ्री नॉर्म्स आए कि बैंक को अपने पास कुछ पर्टिकुलर कैपिटल हमेशा अपने पास रखना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, एंड उनको इस एबिलिटी दी जाए ताकि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें दी गई कि मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर वन 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एवरेज होना चाहिए। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। उसी तरीके से कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी होता है वो। अब बेसिकली कॉमन इक्विटी टीयर वन के अंदर ही तीन चीज़ आती है। एक तो अपना खुद का शेयर कैपिटल, और कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल के अंदर जो भी होता है वो 5.5 होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए 2.5। देन काउंटर साइक्लिकल बफर होना चाहिए। अब इसकी बेसिकली कोई पर्टिकुलर ऐसे परसेंटेज नहीं है। काउंटर साइक्लिकल बफर होता क्या है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई एम प्रेटी श्योर कि आपने बाकी सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। काउंटर साइक्लिकल बफर कई बार रह जाता है क्योंकि ये इस चार्ट में भी नहीं दे रखा है। ये चार्ट बेसिकली मैंने CIIB की बुक से लिया है। BFM एक तरह से सब्जेक्ट होता है, बैंक फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर से मैंने लिया है। सो काउंटर साइक्लिकल बफर बेसिकली होता है कि जब आपका बैंक एक अच्छी पोजीशन मेंटेन कर रहा है, जब वो सब कुछ सही चल रहा है, तो वो अपने कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल में से कुछ परसेंट अमाउंट जो है, कैपिटल जो है वो साइड में रख ले, ताकि अगर कभी बुरा वक्त आए तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाए।
तो इसलिए काउंटर साइकिल बफर होता है। अब बेसिकली काउंटर साइक्लिकल बफर हो गया, कैपिटल कंजर्वेशन बफर हो गया, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल हो गया, ये जो सब चीजें हैं, ये बेसिकली इनको देखो कि सबसे पहले ये सब कुछ जो लॉसेज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ताकि अगर कभी भी कोई बुरी स्थिति आई तो काउंटर साइक्लिकल बफर है, अगर उससे भी नहीं बचा तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, अगर फिर भी नहीं बचा तो कॉमन इक्विटी टीयर वन है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक लॉस आपका इतना ज्यादा बड़ा होगा तब तक ऑलरेडी जो रेगुलेटर और बाकी जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस ले लेंगे जिससे जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहेगा। फिर हम बात करते हैं एडिशनल टीयर वन कैपिटल की। अब कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होता है जो बेसिकली बैंक को चलाता है, जो भी उसके ऑपरेशंस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी वो ऑपरेशंस करता है जिससे उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है, जो भी उसके प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी वो रिजर्व्स क्रिएट करता है, वो सब कुछ कॉमन इक्विटी टीयर वन में जाता है। उसके अलावा अगर उसको कोई पैसों की जरूरत है तो फिर एडिशनल टीयर वन कैपिटल आता है, और उसके भी अलावा अगर उसको और ज्यादा कुछ पैसों की जरूरत है तो फिर टीयर टू कैपिटल आता है। तो ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ही फॉलो करा जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा माना जाता है कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल, देन कम्स एडिशनल टीयर वन कैपिटल, एंड देन कम्स टीयर टू। और कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल के अंदर भी हमारे पास मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर वन कैपिटल है, देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, एंड देन काउंटर साइक्लिकल बफर भी है। कूल, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टियर वन कैपिटल is capital that can absorb losses while the bank is still a going concern. Now, if you have studied commerce और नहीं पढ़ा तो आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी 11th और 12th की कॉमर्स में पढ़ाई जाती है। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड you will be very confident about talking commerce after this video. So every entity apart from a limited पार्टनरशिप, क्योंकि लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है और उसके अंदर भी एक पार्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही वो पार्टनरशिप होती है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी हो गई, सच एज अ बैंक ऑल्सो, तो बैंक एक गोइंग कंसर्न होता है। मतलब जब भी आप कोई बिजनेस चालू करते हो तो आप ये सोच के नहीं करते कि आप इसको कभी बंद कर दोगे या फिर कभी ये बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये हमेशा चलती रहेगी। सो बैंक इज अ गोइंग कंसर्न, बैंक चल रहा है, और बैंक के चलने के लिए और बैंक को एबल करने के लिए कि वो चलता रहे, उसके लिए जो भी कैपिटल की जरूरत होती है वो बेसिकली टीयर वन कैपिटल होता है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसके अंदर ये दो पार्ट आते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर वन और एडिशनल टीयर वन कैपिटल। नाउ कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। थिंक ऑफ इट एज द बैंक स्पाइन। कॉम्पोनेंट्स आर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी लोगों ने उनके शेयर्स परचेज कर रखे हैं, उन्होंने जो रिजर्व्स बना रखे हैं, या फिर उन्होंने जो रिटर्न अर्निंग कर रखी है। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? रिजर्व्स होते हैं कि कभी भी अगर हमें कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो जनरल रिजर्व्स बनाए जाते हैं, राइट? एक तरीके की गुल्लक, क्या अभी गुल्लक में थोड़े पैसे डाल देते हैं, कभी जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। और रिटर्न अर्निंग्स क्या होती है कि भाई ये हमने प्रॉफिट कमा लिया है, अब ये प्रॉफिट हम अपने बिजनेस के अंदर ही रख रहे हैं। तो ये बेसिकली कोर हो गया ना हमारी बैंक का, कि हाँ भाई जो हमने शेयर इशू करे, जो लोगों ने हमारे अंदर पैसे लगाए हैं, जो कि उस कंपनी के ओनर्स हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स ही तो होते हैं। उनका पैसा फिर जो बैंक ने खुद अपने ऑपरेशंस करके कमाया है, जो प्रॉफिट रिटेन करा है, वो रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है। अब जैसे कि हमने पीछे देखा, बेसल थ्री नॉर्म्स के हिसाब से कॉमन इक्विटी टीयर वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। और इसके बाद फिर कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल बफर्स भी आते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एडिशनल टीयर वन कैपिटल, नाउ दिस सिट्स जस्ट बिलो CET1 but above tier 2. It behaves like equity in a crisis, even if it looks like a debt in calm times. Now the interesting part about AT1 capital is that कि इसके अंदर दोनों फीचर्स हैं, राइट? उसके अंदर इक्विटी की तरह वो हमारा साथ भी देता है, जैसे CET1 कैपिटल के अंदर होता है। सिमिलरली वो होता है एक्चुअली एक डेट ही है, जो कि नॉर्मली हम डेट अपने टीयर टू कैपिटल में रखते हैं। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ आने लगेंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज राइट नाउ। अब इसके अंदर बेसिकली हम परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। बट परपेचुअल का मतलब क्या होता है, राइट? परपेचुअल का ये मतलब होता है जो कभी ना खत्म हो, जो बस चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता रहे। नॉर्मली बॉन्ड्स के अंदर आपने क्या देखा होगा, आपने सुना होगा, बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक तरीके का लोन होता है, लोन पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप कभी बॉन्ड को परचेज करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक बॉन्ड की जो मेच्योरिटी डेट होती है, राइट, कि इतने टाइम के बाद वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और आपको उसकी फेस वैल्यू या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा, राइट? नाउ परपेचुअल का मतलब होता है कि ये चलता रहेगा, इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं है,
इसमें हाँ आपको इंटरेस्ट मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज से 2 या 3 साल बाद ही आपका इसकी मेच्योरिटी हो जाएगी और फिर आपको इसके बदले जो भी इसकी फेस वैल्यू वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। परपेचुअल का मतलब है कि एक बार आपने पैसे दे दिए तो अब इसकी मेच्योरिटी का कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा, तो कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होती। सो दैट इज व्हाट परपेचुअल मींस। लाइक कंपनी इज आल्सो गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि अभी कंपनी चल रही है, और परपेचुअल का मतलब है कि चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कोई ऐसा फिक्स्ड उसका टेन्योर नहीं है। नाउ ये कुछ न्यूज़ है जो मैंने उठाई थी, because we often in current affairs study about 81 bonds, but we never bother to understand what exactly 81 bonds are. So these are some news. Canara Bank to raise 3,500 crore by 81 bonds in जो भी है, खैर that is not important. SBI had issued non-convertible, taxable, redeemable, subordinated, unsecured, fully paid up Basel III compliant Tier 2 bonds. और नीचे अगर आप देख सकते हो तो द बैंक इशूड नॉन कन्वर्टेबल, टैक्सेबल, परपेचुअल, अनसिक्योर्ड, सबॉर्डिनेटेड, फुल्ली पेड अप, जो भी है। लेकिन दोनों चीज़ों में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो बाकी जितने भी ये फैंसी वर्ड्स हैं वो सब सेम है, सिवाय वन, दैट इज द टीयर 2 बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एंड 81 बॉन्ड्स आर परपेचुअल। यही मैं आपको मतलब बताने वाला था कि टीयर 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर एक डेट होता है, प्रॉपर एक लोन होता है जिसको आपको एक पॉइंट के बाद रिडीम करना होता है। बट परपेचुअल वर्ड के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए 81 बॉन्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट के अंदर आते हैं। सो 81 इंस्ट्रूमेंट्स कोई इशू क्यों ही करेगा, बिकॉज परपेचुअल होते हैं और ये कैपिटल को बूस्ट करते हैं विदाउट डिल्यूटिंग इक्विटी। और बेसिकली अगर किसी कंपनी के पास, किसी बैंक के पास अपने कॉमन इक्विटी टीयर 1 के अंदर 5.5% है, बट उसको और भी ज़्यादा टोटल टीयर 1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 1.5% और भी ज़्यादा चाहिए होता है, अगर उसके पास कहीं से नहीं है तो 81 बॉन्ड्स इशू करता है बैंक। So it absorbs losses before depositors are touched. So this is also one of the point, because वो chronologically follow करता है, right? हम चीज़ें सबसे पहले CET1 रेशियो को हम यूज करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो 81 इंस्ट्रूमेंट्स, 81 कैपिटल, एंड देन फाइनली टीयर 2 कैपिटल। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मिनिमम टीयर 1 कैपिटल। What exactly are 81 perpetual bonds? They are called perpetual because they have no maturity date and the bank is never legally required to repay principal. But why is this so? अगर ऐसा है तो कोई 81 बॉन्ड्स में क्यों ही वो इन्वेस्ट करेगा, राइट? अगर उसको कभी जरूरत ही नहीं है, अगर उसको कभी प्रिंसिपल मिलेगा ही नहीं, या फिर अगर नहीं भी कोई दे रहा तो वो लीगली कुछ कर नहीं सकता, राइट? सो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, व्हाई डज अ बैंक इशू देम, ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज टू मीट बेसल 3 कैपिटल रेशियोज, एब्सॉर्ब लॉसेस विदाउट शटिंग डाउन। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सीधा टीयर 2 बॉन्ड्स के पास हम चले जाते हैं। टीयर 1 का कॉमन इक्विटी टीयर 1 के बाद सीधा टीयर 2 में, और टीयर 2 को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब लगता है कि नहीं भाई अब तो ताला लगने वाला है, अब तो और कुछ रहा ही नहीं है, राइट? 81 bonds sit in a sweet spot, higher yield than regular bonds. Don't worry, yield के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। And they count as tier 1 capital, treated as quasi equity during stress. So this is a fantastic thing. The key features की बात करी जाए, आई एम सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया बट आई गेस पढ़ा जा रहा होगा। सो बेसिकली नो मेच्योरिटी बट कॉलेबल। नो मेच्योरिटी होती नहीं है तभी ये परपेचुअल है, बट दे कैन बी कॉल्ड बैक, बिकॉज अल्टीमेटली आप बॉन्ड पे सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है या फिर जो भी कूपन है, जो भी रिटर्न है, सिर्फ उसके लिए नहीं बैठे हो, राइट? आपने जो पैसा लगाया आपको वो भी तो वापस चाहिए ना। तो ऑफ कोर्स वो मिल जाते हैं, बट बैंक में कॉल देम आफ्टर 5 years एंड दैट कॉल रिक्वायर्स आरबीआई अप्रूवल। सो बेसिकली ये इशूअर के ऊपर होता है कि वो कब वापस मांगना चाहे, ठीक है? Discretionary coupon. Interest or coupon is not guaranteed. Bank can skip coupon payments. Coupon can be cancelled if capital is stressed. So basically मान लो कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा कैनरा बैंक या फिर एसबीआई के, अब एसबीआई के पास लीगली कोई ऐसी वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं कि वो आपको प्रिंसिपल वापस करे। अब उसका जो इंटरेस्ट है वो भी गारंटीड नहीं है, राइट? तो वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। सो बेसिकली आपका ही तो सारा रिस्क है। आप पैसा दे रहे हो, आपको ना तो प्रिंसिपल मिलेगा और ना इंटरेस्ट वापस मिलने की कोई टेंशन। तो देख लो, ये काफी हद तक एक इक्विटी जैसा ही इसका नेचर है। बट ऑन दी अदर हैंड ये एक डेट भी है,
तो इक्विटी की तरह ये शेयर होल्डिंग का पार्ट नहीं बन रहे हो आप, तो इसीलिए बैंक जो है 81 बॉन्ड्स को इशू करते हैं, क्योंकि उनको अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट ही नहीं करना पड़ रहा, राइट, और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। बट एज एन इन्वेस्टर आप क्यों इन्वेस्ट करोगे, है ना। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ और भी फीचर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। लॉस एब्जॉर्प्शन ट्रैकर, अच्छा ये तो क्या ठीक है, बट इसके अंदर दो चीजें होती हैं। 81 बॉन्ड्स आर ईदर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और परमानेंटली रिटर्न डाउन। अब अगर बेचारों की हालत खराब हो रही है बैंक्स की, और अब उन्हें 81 बॉन्ड्स को यूज करना है, अब उनके पास दो ऑप्शन, या तो वो बोलेंगे कि देखो भैया आपने हमें पैसा दिया था, हम आपको कूपन तो दे नहीं पा रहे, आपको रिटर्न तो दे नहीं पा रहे, इंटरेस्ट तो दे नहीं पा रहे, प्रिंसिपल भी नहीं दे पा रहे, एक काम करो कि आप अपना जो पैसा आपने हमें दिया ना 81 बॉन्ड्स को परचेज करके, आप उस आप उसके हिस्से की इक्विटी ले लो, हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं। और अगर ओनरशिप नहीं हम दे रहे, तो परमानेंटली रिटर्न आउट कर देंगे कि भाई आपका पैसा गया तो गया, ठीक है। वंस रिटन डाउन प्रिंसिपल इज गॉन, नो रिकवरी इवन इफ द बैंक लेटर रिकवर्स। बाद में बैंक अगर अपने पैरों पे खड़ा हो भी गया तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कंप्लीटली रिस्की सिचुएशन, राइट। सो व्हाई डू 81 बॉन्ड्स पे हाई इंटरेस्ट? ओके, सो बिफोर नोइंग कि 81 बॉन्ड्स पे कोई परचेज ही क्यों करता है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि फिर 81 बॉन्ड्स, हाँ एग्जैक्टली क्यों कोई क्यों ही करेगा, राइट, उसमें इन्वेस्ट। बिकॉज बिकॉज देखो उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तभी तो उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, राइट। क्योंकि उसके अंदर इक्विटी जैसा रिस्क है, क्योंकि भाई पैसा गया तो प्रिंसिपल भी गया, इंटरेस्ट भी गया, कुछ नहीं मिलेगा। बॉन्ड लाइक ऑप्टिक्स है कि भाई वो बिल्कुल एक डेट की तरह है, क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट पे करेगा, राइट ऑफ का रिस्क है, अगर गए तो सारे पैसे चले जाएंगे। कूपन कैंसिलेशन रिस्क है, इस पर जो हमें एवरी मंथ कूपन मिलने वाला है, कूपन बेसिकली एक रिटर्न होता है जो एवरी मंथ एवरी ईयर आपको मिलता है, इट्स लाइक इंटरेस्ट ओनली। आपने कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल एफडी बना ली तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, लाइक दैट ओनली। अब ये सारे इसके अंदर रिस्क है, इतने ज्यादा रिस्क हैं, तभी हर वो चीज जो ज्यादा रिस्की होती है वही तो ज्यादा इंटरेस्ट देती है, तभी 81 बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। दे आर रिस्कियर देन टीयर टू बॉन्ड्स एंड समटाइम्स रिस्कियर देन इक्विटी इन स्ट्रेस सिनेरियोज। If it's so risky, why would anyone invest in 81 bonds, right? The yield magnet. So 81 bonds pay much higher coupons than fixed deposits, government securities, tier 2 bonds, many corporate bonds of similar issues. अब अगर कोई ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो 7% आपको दे देगा, बट बैंक का एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड आपको 9 से 10% का दे देगा। सो बेसिकली हु आर यील्ड हंग्री इन्वेस्टर्स, वो जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग करता है, किसी को टेम्प्ट करता है, तो बेसिकली तभी लोग 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट स्टिल रिस्की तो बहुत ज्यादा है ना। आप खुद ही सोच रहे होगे कि नहीं नहीं यार इतना ज्यादा रिस्क है, थोड़ा 1-2% अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो भी मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, राइट। बट यही तो बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग बैंक बिलीफ की। मोस्ट 81 इन्वेस्टर्स आर नॉट बैटिंग ऑन द बॉन्ड, दे आर बैटिंग ऑन द बैंक। क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ भाई अब चीजें बहुत ज्यादा सुधर गई हैं, अब पहले की तरह ऐसे बैंक फेलियर्स नहीं होते, अब चीजें सुधर गई हैं। Key assumptions are the bank is systemically important, the regulator will intervene early, CET1 will never fall to trigger levels। क्योंकि वो कहते हैं उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं आएगी यार, कॉमन इक्विटी टीयर 1 है ना, वो तो कभी फॉल, मतलब उससे ज्यादा हालत तो खराब होगी नहीं कि 81 बॉन्ड्स की नौबत आई यूज करने की, राइट। सो इन शॉर्ट दिस बैंक विल वॉबल नॉट कोलैप्स। For larger PSU banks or well capitalized private banks, this belief has historically held. Because डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट की यहाँ पर बात करी गई, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की कौन से हैं वो, हमारे पास एसबीआई के बाद एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक है, तो दे आर वेल कैपिटलाइज प्राइवेट बैंक्स। और बाकी पीएसयू बैंक्स को तो फंड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बैठी है। नाउ 81 बॉन्ड्स हैव लिमिटेड अपसाइड, राइट, बिकॉज उनको हद से हद क्या मिलेगा कि अगर उन्होंने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करा तो उनको कूपन मिल जाएगा, राइट। अगर सारी सिचुएशन बहुत अच्छी रही, बैंक्स के लिए भी फेवरेबल रही, तो जो उनका प्रॉफिट है वो बहुत लिमिटेड है। बट डाउन साइड जो उनका नुकसान है वो अनलिमिटेड है, कि जितना उन्होंने लगाया वो सारा का सारा ही चला जाएगा, राइट। सो वाई स्टिल इन्वेस्ट? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम ऑफन लुक्स अट्रैक्टिव। बैंक के हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा, और आउटकम होता है कि हाई कूपन्स मिल जाते हैं। और बैंक के स्ट्रेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम, तो आउटकम उससे क्या ही निकलेगा, राइट। लॉस है बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। सो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। अब बात करते हैं हम 81 बॉन्ड्स के बारे में, तब से बात करें कूपन के बारे में, बात करें यील्ड के बारे में, बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो हम सबको पता ही है। तो लेट्स try to understand what exactly are these concepts.
सो कूपन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है, आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, 1,000 रुपए मतलब जिसकी फेस वैल्यू वो वाला आपने बॉन्ड खरीदा है, उस पर कूपन रेट है 10%। तो आपको एवरी ईयर उसका 10% मिलता रहेगा, 1,000 का 10% 100। ओके, सो इट मीन्स एवरी ईयर इट विल पे यू 100 रुपीज। अब यील्ड के बारे में समझते हैं। यील्ड इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपने 1,000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा था और वो आपको हर साल 100 रुपए दे रहा है, तो यील्ड होगी 10%। तो क्या कूपन और यील्ड एक जैसे हैं? तो नहीं। अब क्या बात होती है कि अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो जिसका फेस वैल्यू कुछ है, बट जरूरी नहीं है ना कि आप उसको फेस वैल्यू पर ही खरीद रहे हो। और फेस वैल्यू पे क्यों ही खरीदोगे, बॉन्ड जो है उसको डिस्काउंट पर खरीदा जाता है। कूपन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अ बॉन्ड, अब ये बॉन्ड का नेम है, इसको नॉर्मली इसी तरीके से लिखा जाता है, 10% द कूल स्कूल 2035, ये बॉन्ड का नेम है। सो इसको छोड़ दो, ऐसे समझ लो अ बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1,000, a coupon rate is 10% and maturity is after 10 years. Now you purchase it at a discount of 200। तो आपने जो कूपन है, सॉरी जो बॉन्ड है वो आपने 800 रुपए का खरीदा। अब एवरी ईयर इट विल पे यू 100 रुपीज, ठीक है। ऑन मेच्योरिटी यू विल गेट 100 × 10 + 1,000। तो बेसिकली फेस वैल्यू थी इसकी 1,000, उसका 10% कूपन रेट आपको मिलेगा एवरी ईयर 100 रुपीज। लेकिन आपने तो 800 रुपए का खरीदा था ना, तो आपको मिल कितने रहे, 100 रुपए। तो 100 रुपए आपको मिल रहा है 800 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका यील्ड निकला है 12.5। ये दोनों में चेंजेस होते हैं, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, कूपन के अंदर और यील्ड के अंदर। अब यही अगर जो प्राइस है जिस पर आप बॉन्ड को खरीद रहे हो वो अगर 1,200 हो जाता, तो आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं लेकिन 1,200 पर मिल रहे हैं, तो वहीं पर ही आपका जो इंटरेस्ट है वो आई गेस हो जाता है 8.33%। अब ऐसा होता नहीं है, जब फेस वैल्यू ही 1,000 रुपीज है तो आप उससे ज्यादा का क्यों ही खरीदोगे, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड यील्ड रेट। सो देयर फोर वेन बॉन्ड प्राइस, इसको चलो ठीक है पढ़ लेते हैं अभी। मैं सोच रहा था कि इसका थोड़ा फॉन्ट को मैं थोड़ा राइट हैंड साइड कर लूँ। देयरफॉर जब बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो उसका यील्ड बढ़ेगी। जैसे कि बॉन्ड का प्राइस अगर 1,000 रुपए से 800 रुपए हो गया तो उसका यील्ड बढ़ गया, राइट। पहले 10% कूपन रेट था बट यील्ड कितना निकला, 12.5%। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का इससे क्या फर्क पड़ता है। अब वही सोचो कि इफ इंटरेस्ट रेट राइज पीपल विल इन्वेस्ट इन अदर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट, लाइक न्यू बॉन्ड्स। अब अगर कोई नया बॉन्ड अगर आ जाता है और उसकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली पुराना वाला जो है उसका उतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस रहेगी नहीं, कोई उस पर जाएगा नहीं। एक काम करते हैं, इसी को इसी एग्जांपल से समझते हैं, राइट। If interest rate rises, people will invest in other attractive investments like new bonds with higher rate of interest. This will result in a decline in the price of the existing bond, as no one would want to pay extra for the existing bond that would give lesser returns. तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक बॉन्ड खरीदा 1,000 रुपए का, हैविंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, और आपने खरीदा 700 रुपए का। नो कूपन रेट, कूपन पेमेंट इज 80। 1,000 रुपए का आपने 8% निकाला, 80 रुपए आया, एवरी ईयर आपको 80 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन यील्ड निकाल रहे हैं, यील्ड कैसे निकालते हैं, 700 पे, जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 80 रुपीज आपको मिल रहा है लेकिन 700 पे, तो 80 डिवाइड बाई 700 आप करेंगे तो आपकी यील्ड आएगी 11.43%। दिस इज द करंट सिनेरियो, ठीक है। अब क्या हुआ, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी, अभी तो रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिस जो रेपो रेट है वो 125 बेसिस पॉइंट्स कम हो चुके हैं सिंस फेब्रुवरी। अब क्या हो रहा है, आरबीआई टाइट कर रहा है पॉलिसी को, तो उसने रेपो रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। पहले जो 8% था अब वो 10% हो गया है। सो नाउ न्यू बॉन्ड्स आर पेइंग रुपीज 100। अब अगर कोई नया बॉन्ड आता है 1,000 रुपए का, तो वो 100 रुपए देगा, जो कि पहले कितना दे रहा था, 80 रुपए, क्योंकि पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब कोई भी बंदा उसी वाले बॉन्ड के लिए 1,000 रुपए नहीं देगा, राइट, क्योंकि 1,000 रुपए देगा तो उसको 80 रुपए मिलेंगे। लेकिन भाई अगर नया बॉन्ड खरीदेगा तो उसको 1,000 रुपए पे 100 रुपए मिलेंगे, राइट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब जो पुराने वाला बॉन्ड है उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% तक आ सके। और उसको कितना कम करना पड़ेगा, 800, क्योंकि जब 800 आएगा तो 800 का 10% 80 बनेगा, जो कि कूपन पेमेंट वो ऑलरेडी 80 रुपए दे ही रहा है। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, बट 2-4 बार जब इसको समझोगे तो काफी ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। सो जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी और यील्ड की प्राइस घटेगी। ये सारी चीजें अभी
थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन जब आप आगे पढ़ते रहते हो, जब आप और अपनी नॉलेज गेन करते रहते हो, तब ये चीज़ों से आप बहुत बार बार एनकाउंटर होगे। और फिर दोबारा एक बार आ जाना ये वाली वीडियो देखने, अगर आपको तब ना समझ आए तो इस तब तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो आपको समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन to the law of demand and supply. Now, why I'm saying you, why I'm telling you about law of demand and supply all of a sudden, because यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि जिस तरीके से आरबीआई ने पॉलिसी टाइट करी और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो पुराने वाला जो बॉन्ड था उसकी डिमांड कम हो गई। उसकी डिमांड कम हो गई तो इस वजह से हमें उसका प्राइस भी कम करना पड़ा। जो पहले 1,000 रुपए का बिक रहा था उसको 800 रुपए करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम होता है। लेकिन अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो बेसिकली बोला जाता है कि प्राइस और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस भी कम होना चाहिए। और मैं तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूँ। सो ये मेरा दिमाग कर गया था जब मैं 11th 12th के अंदर ही था, तब मैंने पूछा था कि यार व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन। मतलब आप बोल रहे हो कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन कम ऑन यार, अगर मैं किसी चीज की डिमांड ही नहीं करूंगा, मैं एक दुकान पर गया हूँ और मैं एक पर्टिकुलर, पहले जैसे नोकिया का फोन आता था, लेकिन नोकिया जैसी स्मार्टफोन आया तो नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं बनाया, नोकिया ने लूमिया बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स निकाले और बाकी लोगों ने एंड्रॉयड के फोन निकाले। तो जब नोकिया की डिमांड इतनी ज्यादा थी वो सारी डिमांड कम हो गई। डिमांड जब कम हो गई तो नोकिया के जो मोबाइल्स थे वो भी सस्ते हो गए थे। तो मैंने सर को क्वेश्चन करा कि सर ऐसा क्यों हुआ। आप तो बोलते इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट क्या तो डिमांड कम हुई तो प्राइस भी कम हो गया। तब मुझे समझ आया कि जब हम प्राइस से शुरू करते हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सप्लाई के साथ डायरेक्ट होता है। बट जब हम डिमांड या सप्लाई से शुरू करते हैं तो जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीटली उल्टा हो जाता है। अब आप खुद ही समझो कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई मोबाइल ही फॉर एग्जाम्पल लेने जा रहे हो, आप आईफोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आज अगर वो 1 लाख रुपए का मिल रहा है तो उसकी डिमांड जो है नॉर्मल है। बट वही अगर सेम टू सेम चीज़ 2 लाख की हो जाए तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, राइट। उसके बायर्स कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस उसका कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग लेने आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली अब ये था डिमांड की चीज़, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई की अगर बात करी जाए तो कोई भी चीज़ है अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। अगर उसका प्राइस 1 लाख से 1.5 लाख हो गया लेकिन उसकी डिमांड अगर कांस्टेंट है तो जो बेचने वाला है वो भी तो ज़्यादा सप्लाई करेगा ना कि उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर उसका प्राइस 1 लाख से 50,000 हो गया है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है, डिमांड उसकी सेम ही है, तो सप्लाई भी तो बोलेगा कि यार जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो मैं आपके पास क्यों अपनी इन्वेंट्री और अपनी मैन पावर खर्च करूं, मैं उसकी सप्लाई कम कर देता हूँ। बट वही उल्टा होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, राइट। मैं देख रहा हूँ मेरी एक दुकान है और बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक काम करता हूँ प्राइस बढ़ा देता हूँ और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर सप्लाई, फॉर एग्जांपल अब मैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, अब मैं और भी ज़्यादा सप्लाई कर देता हूँ। अब क्या होता है कि सामने से एक और कंपेटिटर आ गया, उसने भी दुकान खोल ली। अब उसने भी दुकान खोली तो जो वो भी बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है दैट आई नीड टू डिक्रीज माई प्राइसेस इन ऑर्डर टू सेल मोर, इन ऑर्डर टू सेल मोर, आई एम सॉरी। तभी तो मेरी सेल होगी ना जब मैं प्राइस अपना रिड्यूस कर दूंगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई मेक्स फॉरेक्स ऑपरेशंस। अब फॉरेक्स के अंदर जब वो अपने ऑपरेशंस करता है तो क्या करता है बेसिकली, जैसे हम देख रहे हैं कि रुपये की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही थी, 90 तक आ गई थी। तो उसने क्या करा कि डॉलर्स बेच दिए। अब डॉलर्स बेच दिए तो डॉलर से क्या हो गया, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई और रुपी उसने खरीद लिया, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन जो होती है वो उसके दो पहलू होते हैं। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी। उसने डॉलर्स जो है बेचे और उसके बदले में रुपीस खरीदे। जब रुपीस खरीद रहे हैं तो मार्केट से उसकी सप्लाई कम हो रही है, और मार्केट से जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। नाउ मूविंग ऑन टू यील्ड टू मेच्योरिटी। अब ये भी बड़ा एक अमेजिंग सा कंसेप्ट है। तो अभी हमने देखा अपने एग्जांपल में, यू परचेज्ड अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 एट 800, 10% कूपन रेट था, मेच्योरिटी हो रही थी 10 साल के बाद। नाउ यू माइट थिंक दैट फॉर अ बॉन्ड ऑफ 1000 यू आर गेटिंग 2000, राइट, क्योंकि आपने 10 सालों तक उस पर 100 रुपए लिए। 10 साल के बाद जो 1000 रुपये आपने स्टार्टिंग में जो फेस वैल्यू ने आपको प्रॉमिस करे थे वो भी आपको मिल गए।
तो आपको 100 करके 10 साल तक 1000 मिल गई और फेस वैल्यू 1000 मिल गई, सो यू आर गेटिंग 2000, बट यू हैड इन्वेस्टेड ओनली 800 रुपीज ना। तो ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है और जो 10 सालों तक आपको 100 रुपये मिले थे, उसकी टाइम वैल्यू, वो सारी चीजें मिलाकर यील्ड टू मैच्योरिटी बनती है। ठीक है। पहले साल पहले साल भी नहीं, मान लो आज ही आपने एक 800 रुपये का जो बॉन्ड है वो खरीदा जिसकी फेस वैल्यू थी 1000 रुपीज, तो आपको हर साल 100 100 100 100 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और 10वें साल आपको 100 रुपये भी मिलेंगे, साथ में फेस वैल्यू भी मिलेगी, तो टोटल जो आपका इकट्ठा हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट 2000 रुपये। नाउ द 100 कूपन अमाउंट दैट यू रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर इज नॉट इक्वल टू द कूपन दैट यू रिसीव्ड इन द 9th ईयर, राइट? क्योंकि पहले जो पहले साल में आपको 100 रुपये मिले थे और जो लास्ट के साल में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू कैसे सेम होगी, राइट? परचेजिंग पावर बदल जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और जो 100 रुपये आपने पहले साल में दोबारा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए होंगे, उस पर आपको कितना कितना ब्याज मिलता रहा होगा 9 सालों तक, राइट? लेकिन लास्ट में जो आपको 100 रुपये मिले उसमें तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर नहीं पाए होंगे, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो दोनों की जो है वो वैल्यू इक्वल हम नहीं रख सकते। और इसी सबको कैलकुलेट करा जाता है कि पहले साल की जो 100 रुपीज़ का कूपन था वो अगले साल में उसको कितना मिला, तीसरे साल कितना उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, और कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद यील्ड टू मैच्योरिटी निकलती है। अब मैंने उसका फॉर्मूला नहीं रखा क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता, बट आई थिंक दैट यू नाउ अंडरस्टैंड कि कूपन, इंटरेस्ट और यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या फ़र्क होता है, राइट? कूपन तो फिक्स्ड है, कूपन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे नॉर्मल आपका सिंपल इंटरेस्ट होता था कि हाँ भाई, 1000 रुपये का आपका बॉन्ड है, फेस वैल्यू है, उसका 10% का कूपन है, तो आपको एवरी मंथ 100 रुपये मिलेंगे, राइट? दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। यील्ड जो है वो चेंज होता रहता है एज पर मार्केट प्राइस, जैसा कि अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, जैसे जैसे हमने और पीछे भी पढ़ा था कि कहाँ पढ़ा था हमने कि जब उसका प्राइस बढ़ जाता है, हाँ, व्हेन बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेस यील्ड इंक्रीजेस, राइट? जब 1000 रुपये की चीज 800 रुपये की थी लेकिन 800 रुपये में भी 80 रुपये मिल रहा था, तो उसका यील्ड बढ़ गया ना। 1000 रुपये में पहले 80 रुपये मिल रहा था तो उसका कूपन कितना था, 8%। लेकिन वही अब उसकी बॉन्ड की प्राइस कम हो गई है, अब वो 800 रुपये का रह गया, लेकिन आपको मिल तब भी 80 रुपये का है, तो आपका यील्ड 8% से 10% हो गया ना। तो ये जो चीज़ें, ये सब चीज़ें अब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेंस समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीयर टू कैपिटल एट लास्ट, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सब अभी चल रहा था क्योंकि धीरे धीरे जो जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी वो सब मैं चाहता था कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। नाउ दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मेकिंग यू क्लियर ऑल योर concepts एट वंस, बिकॉज these concepts आर itself very ट्रिकी एंड न्यू, एंड जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो उसका अलग ही मज़ा ही आता है, और वो चीज़ पहली बारी में आ जाए दैट्स नॉट कॉमन। तो ये बस आपको फेमिलराइज करने के लिए, ताकि इन कंसेप्ट से आप फेमिलराइज हो जाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ ये ऐसे वर्ड्स दिखें, तो आप उनको बस यूं ही स्किप ना कर दो, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, और धीरे धीरे तभी तो इंटरेस्ट बढ़ता है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर टीयर टू कैपिटल के बारे में बात करते हैं, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। टीयर टू एब्जॉर्ब्स लॉसेस ओनली व्हेन द बैंक इज वाइंडिंग अप, इट इज अ गॉन कंसर्न बफर। हमने पहले पढ़ा था कॉमन इक्विटी टीयर वन के बारे में, दैट इट इज अ गोइंग कंसर्न, कि अभी बैंक चल रहा है, और ये वाइंडिंग अप के बारे में कि भाई अब तो खत्म हो गया। वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि जब कोई फर्म, जब कोई कंपनी डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले जो उसके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट करी जाती है, और उसके बाद जो लास्ट में जो पेमेंट करी जाती है वो करी जाती है शेयर होल्डर्स की। तो ये होता है प्रोसेस, एंड दैट इज वाई टीयर टू कैपिटल जो होता है वो तभी हम यूज करेंगे जब बाइंडिंग अप हो रही होगी कंपनी की। टीयर टू कैपिटल में जिन भी लोगों ने हमें लोन दिया है हम सबसे पहले उनको पे करेंगे, इवन अगर हमें जरूरत पड़ी तो शेयर होल्डर्स के जो फंड होंगे हम उससे पे करेंगे। शेयर होल्डर्स को बेशक ना मिले बट इनको जरूर मिलना चाहिए। नाउ दिस इंक्लूडेड सबऑर्डिनेटेड डेब्ट। इसके अंदर फीचर्स होते हैं फिक्स मेच्योरिटी, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, अनलाइक 81। 81 में तो जरूरी नहीं था ना कि आपको इंटरेस्ट मिले, जो कूपन की पेमेंट है वो आपको मिले, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे इट मस्ट बी पेड। एंड बेसिकली टीयर टू कैपिटल में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, बिकॉज इट्स बेसिकली द टिपिकल लोन दैट यू गेट, राइट? मिनिमम टोटल कैपिटल टीयर वन और टीयर टू की 9% होनी चाहिए, और इसके साथ अगर हम कौन सा था वो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को जोड़ते हैं तो वो 2.5 है। तो जो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 11.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स इंडिया के अंदर। ठीक है, कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलते हैं, और इसी के अंदर काउंटर साइक्लिकल बफर को ऐड कर दिया जाए
तो 2% से 2.5% की उसकी रेंज होती है. Now, why does all of this complexity exist? Because Basel norms were written in the ashes of financial crisis. जैसा कि मैंने बताया कि एक लेमन ब्रदर्स वाला जो financial crisis हुआ था. So that is why the idea is simple. Losses should hit shareholders first, then 81 investors and then tier 2 holders. Depositors तो लास्ट में आते हैं. ठीक है. So basically that's all about this and do let me know अगर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाया हूँ और अगर आपके पास कुछ भी है ऐड करने के लिए because I am no expert. I am just trying to share whatever knowledge that I have and जहाँ तक मुझे सही लगती है वो गलतियाँ हो सकती हैं. So please do let me know if जो भी आपके थॉट्स हैं डू लेट मी नो जो भी आपके थॉट्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. विल मीट यू सून. तब तक के लिए बाय बाय.